Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve chemistry mock test with you all. So let's start with the first question. Question number 1. What is being said? What is the depressant used in the metallurgy of galena? So it is a direct question. NaCN is used as a depressant in the metallurgy of galena. So this is a straightforward question. Let's move to next question. This is also straightforward. It is saying that which of the following is metalloid. So strontium is not a metalloid, magnesium is also not a metalloid, zinc is also not a metalloid. So our answer is bismuth. Bi. Bismuth is a metalloid. So please remember these questions. 1 second. Let's move ahead. In a blast furnace, iron oxide is reduced by. So this comes under the topic metallurgy. In metallurgy, we learn about the metallurgy of iron, where we can see that the reducing agent used in the blast furnace for reducing iron oxide is nothing but cobalt. Carbon monoxide. Okay, so this is also straightforward. Okay, so we get some question to solve. Based on the data given above, strongest oxidizing agent will be. तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। अगर वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब वो अपने साथ में जिसका रिएक्ट कर रहा होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका मतलब हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है MnO4 माइनस Mn2 प्लस का 1.51 वोल्ट है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंगनीज आयन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब MnO4 माइनस आयन ऐसा आयन है जो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बोला है ऑल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन एक्स गोइंग टू वाई, डेल्टा जी दिया हुआ है -193। फिर मुझे बोला है इसमें जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग M+ to M3+, और वो रिएक्शन क्या है, वो ऐसी है M+ will go to M3+ plus 2 electron. Okay, so here E0 is -0.25 volts. ठीक है, तो मुझे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M+ ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y। इसका 1 मोल कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो अपना डेल्टा जी होता है वो होता है -NF E0 सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे डेल्टा जी मेरे को दिया हुआ है -193 इज इक्वल टू -N, मुझे पता नहीं है, F मुझे दिया हुआ है 96,500 और ये मुझे दिया हुआ है -0.25। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मतलब साइन का तो बीच मत लेना, साइन तो कट जाता है, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो N की वैल्यू आ जाएगी 193 डिवाइड बाय 965 इंटू 25। ठीक है, सो 193 5 से क्या होता है, 965 होता है, तो ये कट जाएगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1/125 मोल्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, मतलब एक मिनट, मेरे पास N की वैल्यू आई 1/125। ये N कौन सा N है, ये N ये वाला N है जो यहाँ पे यूज होता है। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, उसका मतलब आपने देखा था कि M+ जो है वो M3+ में जा रहा था 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो अपने को बताना है कितने मोल्स ऑफ M+ होंगे। सो मोल्स ऑफ M+ वुड बी, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास मोल कितने हैं 1/125, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1/125, तो मोल्स कितने होंगे, इसका मतलब 1/500 मोल्स, मतलब 0.002 मोल्स। समझ में आया ना, क्योंकि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1/125 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.002, 0.002। समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं।
इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? बोला है कि हमको दो रिएक्शंस दी हुई है और मेरे को डेल्टा जी बताना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। Fe solid plus 2H plus half O2 will give us Fe2 plus H2O। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने को जो रिएक्शन दी हुई है उसमें Fe उस तरफ है, तो अपने को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अपने को ये करना पड़ेगा, Fe इज इक्वल टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें E नॉट हो जाएगा क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी वाली रिएक्शन तो मैं एज इट इज लूंगा क्योंकि 2H प्लस मुझको रिएक्टेंट साइड में चाहिए। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 विल गिव अस H2O। इसका E नॉट मुझे कितना दिया हुआ है, 1.23 वोल्ट। तो बस डेल्टा जी आ गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ये होता है। सो मतलब दोनों का ऐड कर देंगे। पहले वाले केस में माइनस एन कितना है, 2 -2 F और E नॉट कितना है 0.44। और दूसरे वाले केस में भी Na2F E नॉट के 1.23। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -2F 0.44 प्लस 1.23। तो बस अपना आंसर आ गया यहीं से। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे -2 इंटू 96500 इंटू ये कितना होगा 1.67, क्योंकि किलो जूल में चाहिए तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 0 कट जाएंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 9 3। ठीक है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा -193 इंटू 1.67 किलो जूल्स। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है इसमें, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। तो क्या होती है, देखो 2 इंटू +1 प्लस 4x माइनस 6 मतलब +6 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा 2 -12 प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू +2.5। ठीक है, सिंपल था ये तो, 2.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे पहले तो रिएक्शन खत्म करनी है। तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस KCl। क्या बनता है इस केस में, इस केस में बनता है K3CuCl4। ठीक है, ये तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। अगला वाला क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट सल्फेट को KNO2 के साथ रिएक्ट करवाया है। इस केस में क्या बनता है, इस केस में बनता है K3CONO2 6। ठीक है, और लास्ट में मैंगनीज सल्फेट को पोटेशियम आयोडेट के साथ रिएक्शन करवाई है इसकी H+ के मीडियम में। इस केस में अपना बनता है मैंगनीज सल्फेट। ठीक है, तो अपने को कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है इसमें। तो ये है -4 यहाँ से +3, तो कॉपर क्या हो गया +1। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कोबाल्ट की बतानी थी, तो यहाँ पे है हमारे +3, तो इस पर -3 होना चाहिए। तो यहाँ पे है -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ मैंगनीज की बतानी थी, यहाँ पे है प्लस, मतलब यहाँ पे है सल्फेट की होती है -2, तो यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगी +3। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, सम बताना है। सम इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 मतलब 7। पर आपको रिएक्शन आती है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है इसमें, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन गिवन इन कॉलम 2। तो अपने को कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया हुआ है C6H12O6। इसमें क्या है, इसमें हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट को x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 6x + 12 - 12 इक्वल टू 0। क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है
हाइड्रोजन की +1 होती है, तो कार्बन वाले को x मान लिया अपन ने, 6x = 0। इसका मतलब यहाँ से x 0 आ रहा है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर निकालते हैं CH3 की। इसमें वापस अपन x मानते हैं, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, तो ये -3 = 0। तो यहाँ से अपने पास x कितना आ गया, +2। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो गया, +2। ठीक है, तो इसमें अपन आंसर कर लेते हैं P का 4th वाला और Q का 3rd, तो अपना A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ नहीं था, बस अपने को क्या करना है, कार्बन के ऑक्सीजन स्टेट को x मानना है, बाकी दोनों की ऑक्सीजन स्टेट अपने को पता है, उससे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें क्या बोला है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पीसीज which are destabilized during conjugation। मतलब जिसमें कंजुगेशन होगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, ऐसी अपने को स्पीशीज बतानी है। ठीक है, तो अगर इसमें कंजुगेशन होगा तो अभी तो ये एरोमेटिक है। हाँ, अभी तो ये एरोमेटिक है, जब कंजुगेशन होगा, कंजुगेशन होने के बाद इनसे कौन कौन नॉन एरोमेटिक बन जाएंगे या फिर एंटी एरोमेटिक बन जाएंगे, अपने को वो बताना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। इसमें तो कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अपने को पता है जो बेंजीन वाला सिस्टम होता है उसमें होते हैं 2n+4 सिस्टम, मतलब उसमें जो भी जितने भी ऐसे सिस्टम होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक, 2n+4 वाले, क्योंकि इसमें जब n को 1 डालेंगे तब 2n+4 6 आता है, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अपने को बाकी देखना है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये है 2n+6, तो ये अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली बात है, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, इसमें इसमें भी कंजुगेशन होगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये तो अपना आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो स्टेबलाइजेशन आ रहा है। इसमें विच ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर डिस्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग कंजुगेशन, तो अपना एक आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये तो नहीं होगा, इसमें स्टेबलाइजेशन आ रहा है, इसमें भी स्टेबलाइजेशन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जब हम इसको कंजुगेशन में डालेंगे तब इसमें भी स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो एक आंसर अपना ये हो गया। ठीक है, मतलब अपने को बेसिकली अनस्टेबल कंपाउंड्स ढूंढने हैं। अनस्टेबल कौन से होते हैं, जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता ना, वो सारे अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें आंसर हो गया लास्ट वाला, सेकेंड वाला, और बस 2 ही ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही आंसर हो गया 2। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव लसाइनिस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव लसाइनिस टेस्ट कौन देता है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसी में अपने को पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जैसे कि NH2 हो गया, या फिर सिर्फ ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, वो नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएंगे अपने, NH2OH में कार्बन नहीं है तो ये नहीं देगा, NH2NH2 भी नहीं देगा, मैंने अभी आपको बताया, NH2CONH2 ये दे देगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। NH2C6H5COOH ये भी दे देगा, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है। NH2CH NH2 भी दे देगा, इसमें भी दोनों है, और लास्ट वाला भी दे देगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है और कार्बन है। जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं वो पॉजिटिव लसाइनिस देते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें अपने आंसर हो जाएंगे 4। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 24 ग्राम ऑफ डाइबोरेन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर। तो पहले तो आपको रिएक्शन होनी चाहिए, B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है B3N3H6 प्लस H2। तो मतलब इसमें क्या दिया आपने को, 24 ग्राम डाइबोरेन दी हुई है ना, तो ये 24 ग्राम है, और अपने को बोला है कि एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रही है, और ये अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पहले तो अपने को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 6 2 2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 12 16, यहाँ पे कितने हैं, 6 और 12 और 4 16,
यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 12 और हाँ कुछ गड़बड़ है, चलो बोरोन यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 3 होगा एक्चुअली, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अपन बोरोन को बैलेंस करते हैं। तो अपने बोरोन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 6, यहाँ पे भी 6 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 18 और यहाँ पर भी है 18, तो कितने हो गए 36 हो गए हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, नहीं 12 तो यहाँ पे है ना, तो 36 माइनस 12 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ पे अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अपने को बोला है कि 24 ग्राम अपने डाइबोरिन ऐड किया है, सो द कलरलेस लिक्विड का वेट बताना है ना अपने को। ठीक है, तो 24 ग्राम है, तो पहले अपने को B2H6 का मोलर वेट निकालना पड़ेगा। ये कितना होता है, 2 इंटू 10 + 6, कितना हो गया 26 ग्राम्स। ठीक है, अपने को दिया कितना है 24, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 24/26। B2H6 के एक मोल से इसके बनते हैं 2/3 मोल्स, तो इतने मोल से कितने बनेंगे 24/26 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये अपन कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा 8/13 मोल्स। ठीक है, कितने आ गए 8/13 मोल्स आ गए। इसके बाद अपने को बोला है कि अपने को उसका वेट बताना है ना, तो वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर वेट। ठीक है, सिंपल है बहुत ये। मोलर वेट B3NCH6 का निकाल ही सकते हैं अपन लोग। बोरोन का होता है 10, यहाँ पे 3 है तो 30 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पे 3 है तो 42 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे 48, 58, 68, 78, तो हो जाएगा 8/13 इंटू 78, 13 6 तो इसका आंसर कितना गया 48 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर 46.29 ग्राम्स, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना और कुछ नहीं करना, सीधे यूनिटरी मेथड का सवाल ही है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो बोरोन का मोलर मास होता है वो 10 होता है, और ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए कि जब B2H6 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब बोराजाइन बनता है, इसको बोराजाइन बोलते हैं B3NCH6। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन ने करवाई है H2O से, तो ऑब्वियस सी बात है जो अपनी सिंपल SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है क्लोरीन हट जाएगा और वहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे OH आ गया। उसके बाद अपन ने इसको रिएक्ट करवाया NaOH से, तो अपने को पता है जब अपन फिनॉल की रिएक्शन किसी बेस से करवाते हैं, फिनॉल एसिडिक होता है, वो अपना H+ लूज कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा O-। उसके बाद मैंने इसमें डाला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड बनाने की, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अपने को बोला है कि अपने को बताना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सैलिसिलिक एसिड, कितने हो गए 1 2 3, और यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, अपने को दिया हुआ है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें अपन ने डाला है HNO3 और H2SO4, तो इसमें सबसे पहले तो बन जाएगा क्या, ये अपनी रिएक्शन होगी, अपना क्लोरीन जो है ऑर्थोपैड एक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब -I होता है और ऑर्थोपैड एक्टिंग होता है, तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा। इसके बाद अपन ने इसमें डाला है CH3ONA। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है CH3ONA है तो CH3O नेगेटिव होगा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये SN2 रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करके Cl को हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा OCH3, यहाँ रहेगा NO2 और यहाँ रहेगा Cl, तो अपना ऑप्शन कौन सा है ऐसा, अपना ऑप्शन है बी पार्ट, तो अपना बी पार्ट सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, गैसियस बेंजीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन होती है C6H6 + 3H2, इट विल फॉर्म C6H12। ठीक है, फिर मुझे बोला है कि टोटल प्रेशर 60 है, मैं इसका इनिशियली P1 मान लेता हूँ, इसका इनिशियली P2 मान लेता हूँ।
तो मेरे को टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 60। एक रिएक्शन मेरे पास ये आ गई। फिर मुझे बोला है कि आफ्टर द गैस हैज बीन पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट and all the benzene converted to cyclohexane, the pressure of the gas was 30 mm of Hg in the same volume and temperature. तो मुझको बताना है फ्रैक्शन ऑफ C6H6 बाय वॉल्यूम 1/Y है, तो मेरे को Y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी है बिफोर रिएक्शन के लिए, मतलब जो मेरी रिएक्शन नहीं है उसके पहले मेरा ये उसके पहले मेरी ये स्टैटिस्टिक्स थी कि P1 मतलब C6H6 का प्रेशर प्लस हाइड्रोजन का प्रेशर इक्वल टू 60। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद मेरे पास C6H6 तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा P2 माइनस 3P1 और इसका P1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं निकाल लूंगा P2 माइनस 2P1 इक्वल टू 30। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से अपन लोग P1 निकाल लेंगे, P1 निकाल लेंगे तो फिर अपन लोग फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। आगे चलते हैं, क्या बोला है इसमें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने पढ़ा होगा, कौन कौन देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल्स देते हैं, इनॉल्स देते हैं, कीन्स देती हैं, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो देंगे, और एनिलीन्स भी देते हैं, और ग्लूकोस एंड एसिटाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सब लोग अपने को ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं, फिनॉल है, बेंजीन नहीं देता, डबल बॉन्ड है इसलिए देगा, ये भी देगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये दे देगा क्योंकि एनिलीन है, और ये भी नहीं देगा। कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोला है, ड्यूमास है, तो सीधे सीधे ड्यूमास मेथड है, ये तो अपन कर लेंगे, तो सीधे सीधे रिएक्शन लगानी है अपने को, रिएक्शन नहीं लगानी मतलब पूरा मेथड का एक तरीका होता है, तो सब हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला भेज देगा तो। ठीक है, तो ये मैं नहीं कर रहा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो पीपीटी विद H2PtCH6। येलो पीपीटी कौन देता है, मुझसे ये पूछा है ना, तो येलो पीपीटी H2PtCH6 देता है अमोनिया या फिर जितने भी अमोनिएटेड कंपाउंड्स हैं, तो ये सब कंपाउंड्स मुझे लेके देंगे, मुझे देंगे येलो पीपीटी, दे गिव येलो पीपीटी अमोनिया लाइक कंपाउंड्स। ठीक है, अमोनिया लाइक। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, एक मिनट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस व्हेन द गैस इज, मेरे को बोला इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। देखो टेम्परेचर किसमें बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, इसमें जीरो प्रेशर, इसमें डूइंग वर्क, हीट डालने से प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर तो बी हो गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसमें क्या बोला है, assume that water vapor in ideal gas डेल्टा यू अपने को बताना है, अपने को मोलर एंथैल्पी दी हुई है, तो अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ से अपन डेल्टा यू आ जाएगा डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना है, यहाँ पे डेल्टा एच है 41 किलो जूल पर मोल, माइनस प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, और डेल्टा वी कितना दिया हुआ है, डेल्टा वी नहीं दिया हुआ क्या, माइनस पी डेल्टा वी। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं कि पी डेल्टा वी को लिख लेते हैं डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 41 माइनस डेल्टा एन कितना होगा, डेल्टा एन होगा 2, डेल्टा एन कितना होगा, डेल्टा एन होगा 2, आर कितना दिया हुआ 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 373। ठीक है, फिर अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 57.9, मतलब सी पर अपने सेंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पी डेल्टा वी, एक्चुअली में तो क्या होता है, एक्चुअली में डेल्टा पी वी होता है, डेल्टा पी वी को अपन लोग कभी कभी
डेल्टा पी इंटू वी लिखते हैं, कभी कभी पी डेल्टा वी लिखते हैं, कभी कभी डेल्टा एन जी आर टी लिखते हैं। तो मैंने डेल्टा एन जी वाला फॉर्म इसका यूज कर लिया। फिर मुझे बोला था कि 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड इन 1 बार प्रेशर। सो अपने को ये बताना था कि इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड, तो एक गैस का मोल बन रहा होगा। यहाँ तो मैंने 2 ले लिया, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 37.9। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या बोला है, 3 samples of 100 gram of water initially kept at 180 pressure and 298 Kelvin were given the following treatments. So at the end of these process, the internal energy of sample 1 was heated to 320 Kelvin and cooled to 298 Kelvin. Sample 2 was heated to 300 Kelvin and cooled to 223 Kelvin and heated to 298 Kelvin. Okay. Initially 298 Kelvin पर है। पहले उनको हीट किया, फिर कूल किया, फिर हीट किया। तो हम लोगों को बोलना है कि at the end of this process the internal energy किसकी हाईएस्ट होगी। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा आखिरी में, उसी की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अपन देख लेते हैं, और तीनों सैंपल भी वाटर के हैं, तो अपना एनसीवी एनसीपी भी सेम ही रहेगा और एन भी सेम रहेगा, क्योंकि तीनों में लिया भी 100 ग्राम ही है। तो अपने को सिर्फ टेम्परेचर देखना है, तो फाइनल टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर तीनों का सेम है, 298 केल्विन 298 केल्विन 298 केल्विन। इसका मतलब तीनों की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तीनों के सेम है, तीनों में 100 ग्राम दिया हुआ है, और तीनों है भी वाटर ही, तो सीवी भी सबका सेम रहेगा। डेल्टा टी एन सीवी टी होता है अपनी इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी सबकी सेम रहेगी, क्योंकि सबका टेम्परेचर फाइनली सेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहे हैं इसमें, व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सीएल वाला सबसे आखिरी में, तो अपने को चेक करना ही नहीं है। अपने को चेक करना है फ्लोरीन में, NO2 में और सीएन में। तो NO2 माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है। ठीक है, NO2 माइनस आई माइनस एम लगाता है, तो वो क्या करेगा ना, वो सी ओ ओ माइनस क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस बनेगा, एच प्लस लूज होगा, तो वो NO2 सारी नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच के सी ओ माइनस को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो अपने को डिक्रीजिंग वाला बताना है, तो सबसे आगे जो रहेगा NO2CH2COH वाला। ऑब्वियस बात है, और बी में से ये ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो NO2CH2C डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस बनता है, तो ये NO2 माइनस एम माइनस आई लगा के स्ट्रेंथ पूरी माइनस के अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद अपने को देखना है फ्लोरीन है यहाँ पे और सीएन है, तो सीएन और फ्लोरीन में भी सीएन ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसमें भी अपना सही आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट। ठीक है, तो अपने को इसमें ये देखना था कि किसकी माइनस एम की ताकत ज्यादा होती है, मतलब अपने को बेसिकली माइनस एम का ऑर्डर देखना था। तो NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर सीएन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है। तो इसका अपना सही ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या बोला है, हाउ मेनी रिएक्शन रिलीज CO2 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन हीटिंग इन रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ से अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा COOH, और फिर इसको हीट करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, CH3OH यहाँ से अलग निकल जाएगा, यहाँ पे भी CH3OH बन जाएगा, OH अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O और COOH, मतलब पहले वाले पार्ट में ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड, ये मतलब रिंग नहीं है, डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OOH। तो देखो, एक कार्बन फिर एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, तो यहाँ से भी निकलेगी हीट करने पे। फिर इस वाले में हीट करने पे क्या होगा, H प्लस KMnO4, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करें अपन लोग, तो फिर इसमें ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ बन जाएगा COOH, और फिर यहाँ पे COH, फिर यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड, तो C के बाजू में डबल बॉन्ड है। जब ऐसा होता है तब उस केस में डबल बॉन्ड टिक नहीं पाते, तो यहाँ पे भी CO2 निकल जाएगी। फिर यहाँ पे भी अपन लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पे पहले कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OCH3।
ठीक है, इस टाइप का कुछ बनेगा। इसके बाद अपन इसको हीट कर देंगे, तब ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये बन जाएगा इस टाइप का कुछ COOH, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH। और वापस वही बात है, सेम दो कार्बन पे एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड O तो स्टेबल नहीं है, यहाँ से भी CO2 निकल जाएगी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली अपने को ये कॉन्सेप्ट देखना है कि जब एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे मतलब इस टाइप का कुछ लगा होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता, यहाँ पे बहुत रिपल्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो देखने का क्वेश्चन ही है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। बेसिकली यही है कि किस किस क्वेश्चन में CO2 निकलेगी, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, फिर इसको अपन हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 नहीं निकलेगी। फिर ऐसे करके सारे देख लेना। यहाँ पे ओजोन है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। फिर इसको हीट करने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड O के बीच में 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे तो एडजेसेंट ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली CO2 निकलेगी। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, लेकिन यहाँ पे भी जो अपना COH है वो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, तो यहाँ पे भी CO2 नहीं निकलेगी। तो ऐसे कहीं पे निकलेगी, कहीं पे नहीं निकलेगी, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा 1, यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे भी निकलेगी, यहाँ पे भी निकलेगी 3, यहाँ पर नहीं निकलेगी, यहाँ पर भी नहीं निकलेगी, तो 3 यहाँ पे निकलेगी 4, तो सही ऑप्शन हो गया 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए हुए क्या, तो सबसे पहले तो बनेगा CH3MgBr पहले वाले में, तो बाद में इसमें CO2H3O+ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो फिर CH3 रिएक्शन CO2 से होती है तो एक कंपाउंड बनता है। बट वही है ना कि यहाँ पे अपने को पूरा चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अपन को बता नहीं सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि डेंसिटी दी हुई है अपने को 2.86 ग्राम पर लीटर, और अपने को वेपर डेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो अपने को डेंसिटी दी हुई है गैस के STP पे, अपने को वेपर डेंसिटी बतानी है, तो ये कैसे करेंगे। डेंसिटी अपने को दी हुई है, अपने को कुछ और नहीं दिया हुआ, अपने को कुछ और भी नहीं दिया हुआ है, अपने को बोला है कि STP पर है, तो इसमें अपन एक काम कर सकते हैं, अपने को STP बोला है ना, तो STP पे अपन लोग लेते हैं 22.4 लीटर, तो अपने को और कुछ दिया हुआ नहीं, तो अपने को ये करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास अपने को पता है 2 × वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, और वैसे मोलर मास क्या होता है, वैसे होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपने को निकालना है, तो मास यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी हुई 2.86 × 22.4, तो बस अपना आंसर आ गया। तो अपने वेपर डेंसिटी कितनी हो गई, 2.86 डिवाइड बाई 2 इंटू, मतलब इंटू पर आएगा 22.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.2, अपने पास आंसर आ जाएगा 11.2 इंटू 2.86। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या बोला है, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल, एक मिनट, तो बोला अपने को स्फेरिकल बैलून ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, ओके, is to be filled up with nitrogen at is to be filled up with hydrogen at NTP from cylinder containing the gas at 20 atm and 27 degrees Celsius. Cylinder can hold 2.82 liter of water at NTP. कितने बैलून अपन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना दिया हुआ है 21/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपने को पता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लीटर्स। ठीक है, तो ये तो एक वॉल्यूम, ये तो एक बैलून की हो गई। अगर मैं मान लूँ n बैलून्स हैं, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई n इंटू 4.851। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, PV = nRT करके, तो P है 20
वी हैड 2.82, टेम्परेचर 273 डिवाइड बाय 300, ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा वॉल्यूम का, 51.234 लीटर्स, ठीक है। आपने को बोला है कि अपने को वॉल्यूम अपने को बताया, नंबर ऑफ बैलून्स कितने फिल हुए ये बताया ना अपने को। तो अपने को बोला है कि सिलेंडर कैन होल्ड 2.82 लीटर ऑफ वाटर एलटीपी। अपन ने इतनी वॉल्यूम निकाली है, लेकिन अपने को बोला है कि इसमें से 2.82 जो है वो वाटर होल्ड कर लेगा, तो कितनी बच जाएगी, 51.234 माइनस 2.82, समथिंग अराउंड 48 पॉइंट समथिंग आएगा। नंबर ऑफ बलून्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बलून्स n इज इक्वल टू 48 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 4.8 समथिंग, सो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 10। समझ में आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने पहले वॉल्यूम निकाली, फिर जितना वाटर का पानी था, तो जितना पानी था उतनी वॉल्यूम मैंने माइनस कर दी, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गई। मैंने एक बैलून की वॉल्यूम निकाली थी, उससे उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ बैलून्स आ गए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें क्या बोला अपने को, मुझे बोला है फॉर 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस Z वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है मुझे। तो मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। ओके, लिक्विफेक्शन की बात पूछी ना मुझसे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज तो अपन ने पढ़ी होगी। सबसे ज्यादा सबसे इजीली जो लिक्विफेबल गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। तो बाकी सब ऑप्शन तो बेकार हो गए, सबसे आगे H2O, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अभी इन दोनों में चेक करना है अपने को। तो H2 सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो जो O2 और CO2 है, ऑब्वियस सी बात है, अपन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेरा जो CO2 है उसमें अपने को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। मतलब अपन उसको कंप्रेस कम कर पाएंगे। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे बना के आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, 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 ऐसा। तो देखो एक ही प्रेशर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। तो सबसे कम होगी CO2 की, उसके बाद CH4 की, उसके बाद O2 की, उसके बाद H2 की। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, बी पार्ट, ठीक है। तो अपने को बस देखना है कौन सा ग्राफ नीचे है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो सेम प्रेशर पे इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें क्या बोला है, फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एंड नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज निकालना है ना, तो ये तो सिंपल है। फॉर्मल चार्ज निकालना तो आपने सीखा ही होगा, कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन नंबर ऑफ लोन पे हटाते हैं, ठीक है। तो ये है अपना थायोसाइनिक आयन, H3 ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो इसमें सल्फर पे -1 है कि +1 ये बताना है अपने को। तो SCN है, तो CN माइनस होता है, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे 6 लोन पेयर है। मेरे को ये बताना चाहिए कि टोटल फॉर्मल चार्ज जो मेरा होता है वो मुझे देगा 4 जन एटम, 4 जन मोलिक्यूल, ठीक है। तो अगर मुझे SCN का चाहिए, मुझे बोला सल्फर नाइट्रोजन का मुझे बताना है, मुझे बताना है सल्फर और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो अगर मैं -0 लूंगा तो मेरे को कार्बन को +1 देना पड़ेगा। जैसे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा तो अपने को पता है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सल्फर में, 6। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए हैं, 1। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो यहाँ से -1 आ गया, अच्छा ठीक है। वो डबल बॉन्ड के केस में होता है, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, मैंने कुछ नोटिस नहीं करी, तो यहाँ -1 आएगा। तो अगर बेसिक से करेंगे तो देखो यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे को हमने पढ़ा हुआ था कि सल्फर का 0 होता है, लेकिन यहाँ -1 दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं है। तो मैं बेसिक पे गया, फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वहां से मैंने निकाला -1 आ रहा है। वैसे अपन नाइट्रोजन के लिए निकाल लेंगे,
इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 0। तो सही आंसर क्या हो गया? -1 0। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या बोला है? द हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। लीस्ट सॉल्युबल हैलाइड पूछा है ना मुझसे, तो ये तो अपना सीधा सा क्वेश्चन है। ये तो अपने को जिस जिसको सॉल्व करने से ढंग से पढ़ा होगा ये उसको पता होता है कि जो सिल्वर की हैलाइड्स होती हैं AgCl वगैरह, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, मतलब सॉल्युबल होती है एक्सेप्ट फॉर सिल्वर की। कैसे बोल रहा हूँ? अल्कली मेटल्स की यार, सॉरी, मतलब मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट LiF। ठीक है, ये लीस्ट सॉल्युबल होती है। अब मुझको इसमें ऑप्शन में बताना है, इसमें से जो मुझे ऑप्शन किए उसमें से मुझे लीस्ट सॉल्युबल बनाना है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो मेरी लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगी सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो सीजियम आयोडाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजियम आयोडाइड जो होती है इसमें सीजियम सबसे नीचे होता है, आयोडाइड सबसे नीचे होता है। क्या होता है ना कि जैसे कि मैं इसमें बताऊं तो सीजियम आयोडाइड में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बॉन्डिंग अच्छी होती है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अपने बॉन्ड्स तोड़ती नहीं है, अपने बॉन्ड्स तोड़ती नहीं है तो वाटर से बॉन्ड्स बना नहीं पाती, तो सीजियम आयोडाइड लीस्ट सॉल्युबल होगी। अगर जनरली देखा जाए तो जनरली तो LiF सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि LiF दिया हुआ नहीं था तो बेस्ट ऑप्शन में से CSI है, क्योंकि KCl भी सॉल्युबल हो जाता है, KBr भी हो जाएगा, NaCl भी हो जाता है। नमक को अपन लोग पानी में घोल सकते हैं, क्लियरली KCl और KBr को भी अपन लोग पानी में घोल सकते हैं, लेकिन CSI इन चारों में लीस्ट सॉल्युबल है। और अगर अपने को LiF दिया होता तो LiF तो बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन डायरेक्शनल ऑर्बिट। तो अमोनिया में तो देखो ऐसे होता है, फॉस्फीन में भी ऐसे ही होता है, और NO2 में ऐसे होता है, ClO3 में ऐसे होता है, और ऐसे ही H2, मतलब मैं सबका मैं हाथ से दे रहा हूँ। ठीक है, फिर CF3, CF3, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, और CH3, ये भी ऐसे होता है, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेपर मैंने खत्म कर दिया, मतलब ये वाला पेपर खत्म कर दिया। तो बेसिकली अपने को सिर्फ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है पेपर में जो अपने को जल्दी जल्दी मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर लोगे, मतलब आप 30-40 मिनट के अंदर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको फिजिक्स और मैथ्स के टाइम मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको केमिस्ट्री ढंग से आती है तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ये केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो बहुत जल्दी पेपर करके देती है। उसके बाद अपन लोग फिजिक्स और मैथ्स में घुसते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।